अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है बड़ी आपा, जैसे आपकी मर्जी, उसने बेजारी से कहा और तेजी से बाहर निकल गया। मगर बड़ी आपा के लिए उसका इतना ही कहा बहुत था। उन्होंने एक जुमला उसकी जुबान से सुनने के लिए कई कई दिन तवील बहसें की, कई बार नाराज होकर उसके यहाँ आना जाना छोड़ दिया, मगर वो भी टस से मस ना हुआ। लेकिन इस बार तो बड़ी आपा सचमुच उसके सामने रो पड़ी। बड़ी आपा प्लीज़ रोए नहीं, मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। वो बड़ी आपा के कदमों में बैठ गया। तो फिर बात क्यों नहीं मानता मेरी? बड़ी बहन ही नहीं, माँ भी हूँ तेरी। माँ बनकर पाला है मैंने तुझे, इतना कहा भी नहीं मानेगा तो दिल दुखेगा ना मेरा। बड़ी आपा ने भी लोहा गर्म देखकर जरब लगाई। आपका कहा मेरी सर आंखों पर, मगर फिर वही मगर। देख हसन, इस अगर मगर के चक्करों में उलझाकर तूने कई साल बिता दिए हैं, मगर अब एक बात कर, साफ और खुलकर। बड़ी आपा ने उसकी बात काट कर तेजी से कहा, देखे ना बड़ी आपा, बात दरअसल। हसन तू फिर मुझे उलझा रहा है, मेरी बात जरा गौर से सुन और समझने की कोशिश कर। हर घर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं बनता जब तक उसमें औरत का वजूद ना हो। जिस वक्त अम्मा बी का इंतकाल हुआ था उस वक्त तो तुम छोटे थे, तुम्हें माँ के प्यार की, मोहब्बत और शफकत की ज़रूरत थी, सो मैंने वो कमी पूरी की। एक तरफ तुम्हें माँ बनकर पाला तो दूसरी तरफ बाबा को जिंदा रहने का हौसला देती रही, वरना अम्मा की बेवक्त मौत ने उन्हें जीते जी ख़त्म कर दिया था। उस वक्त भी घर को एक औरत की ज़रूरत थी, तो मैंने वो ज़रूरत पूरी की। बोलो, पूरी की कि नहीं की? जी बड़ी आपा, उसने सादतमंद बच्चे की तरह सर झुका दिया। फिर जिंदगी का वो मोड़ भी आया जब बाबा ने मेरे सर पर फैलती चांदनी से खौफजदा होकर मेरा हाथ किसी और के हाथ में दे दिया। उस वक्त मैं मजबूर हो गई, मगर ये वो वक्त था कि जब तुम अपने पैरों पर खड़े थे। तुम चाहते तो शादी करके इस घर को मकान बनने से बचा सकते थे, मगर तुमने अब तक मेरी नहीं सुनी। अपनी सारी मोहब्बतों के एवज मैं तुमसे आज इतना चाहती हूँ कि इस घर को औरत का वजूद बख्श दो। शादी कर लो हसन। आपा के आंसू एक बार फिर आंखों से फिसल कर गालों को तर कर गए। मेरी मजबूरी भी तो समझें आपा। बस मैं आपको बता नहीं सकता, मगर सिर्फ कुछ और इंतज़ार कर ले। उसने बड़ी बेबसी से आपा की तरफ देखा। अगर तुझे अपना ख्याल नहीं है तो बाबा ही का ख्याल कर लेना। तू सारा दिन ऑफिस में रहता है, वो अकेले घर में अपने आप को कितना तन्हा महसूस करते हैं, तुझे इस बात का एहसास है? आपा भी उसे शायद आज मनाकर ही दम लेना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने नौकर रख दिया है ताकि वो बाबा की देखभाल करे। हसन ने झट से कहा, वाह मियाँ वाह, बड़ा एहसान कर दिया नौकर रखकर। नौकर अगर घर वालों की कमी पूरी करने लगे तो फिर क्या ही बात हो जाए। अचानक ही बाबा कमरे में आ गए। मैं सब सुन रहा था दूसरे कमरे में बैठकर। रहने दो बेटी, इसे तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारी मोहब्बतों की कोई फिक्र नहीं है, तो बूढ़े बाप की क्या परवाह करेगा। छोड़ो इसे इसके हाल पर, हमारा क्या है। बहुत गुजर गई, कुछ रह गई, सो वो भी जैसे तैसे गुजर ही जाएगी। बाबा ने बड़े गुस्से से उसे घूरते हुए कहा तो वो बेबस हो गया, बुरी तरह फंस कर रह गया था। इस कैद से रिहाई बड़ी मुश्किल नजर आ रही थी। आखिर उसे कहना ही पड़ा, ठीक है फिर जैसे आपकी मर्जी। उसने बड़ी लाचारी और बेजारी से कहा और तेजी से बाहर निकल गया। मगर आपा के हाथ जैसे खजाना लग गया हो, वो मारे खुशी के बाबा से लिपट गई। शुक्र है खुदाया, इस सरफिरे को अकल आई। आपा ने दोनों हाथ उठाकर ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। मगर हसन बहुत उदास था। उसने कहने को तो कह दिया था, मगर अंदर से वो अपने आप को बिल्कुल तैयार नहीं कर पा रहा था। उसके जहन में बस एक तस्वीर थी जिसकी एक झलक उसने देखी थी, और उस दिन से वो दीवाना बन बैठा था। हालांकि कई साल गुजर गए थे, मगर जब आपा शादी का नाम लेती बस वही मूरत उसकी आंखों में उतर आती। मगर वो बेबस था, अपनी आंखों से कैसे आपा को दिखाता कि देखें ये है वो लड़की जिसने आपके भाई को दीवाना बना रखा है। ऑफिस में उसका एक ही गहरा दोस्त था और वो था वासिफ। अभी उनकी दोस्ती को चंद ही साल गुजरे थे कि वासिफ ने उसे बताया कि उसकी शादी होने वाली है। हसन, अगर तू ना आया शादी में तो बस फिर समझ के, अरे नहीं यार, ऐसा भला मुमकिन है कि मेरे अपने जिगरी यार की शादी हो और मैं ना आऊं? और फिर हैदराबाद है ही कितनी दूर, मैं ज़रूर आऊँगा। हसन ने हंसते हुए कहा, यह बाद में आने का कोई चक्कर मेरे साथ नहीं होगा, मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊँगा।
वासिफ उसे किसी तरह छोड़ने पर तैयार न था। मगर भाई, इतने दिन पहले से छुट्टी मिलना मुश्किल है, और फिर वादा किया है ना, मैं ज़रूर आऊँगा। हसन ने मनाने वाले अंदाज में कहा। 1 हफ्ते की छुट्टी मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सब मेरे जिम्मे है। अब मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा हसन, बस। और फिर वासिफ के इतना मजबूर करने पर वो उसके साथ हैदराबाद आ गया। वासिफ ने उसे बताया था कि ख़ानदान में पर्दे की सख्त पाबंदी है, ख़वातीन गैर मर्दों के सामने बिल्कुल नहीं आती, इसलिए ज़रा बचकर रहना। कहीं मैं दुल्हा बना बैठा हूँ और कोई लड़की जूतों से तुम्हारी तवाज़ो कर रही हो। अरे भाई, हम तो खुद ही उन लड़कियों के चक्कर से दूर रहते हैं, ये रोग हमारे बस का कहाँ। बेफिक्र रहो, तुम्हारा दोस्त मार खाने वालों में से नहीं है, हसन ने कहा। और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वासिफ का घर क्या था, अच्छी खासी हवेली थी जिसमें पार्टीशन के साथ साथ 5 घर आबाद थे। वासिफ ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद बाहर निकल गया। बाहर से घर देखकर अंदर का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया था, मगर जब वो अंदर आया तो बड़ी खूबसूरती से ड्राइंग रूम को डेकोरेट पाया। हालांकि उसमें बहुत कीमती फर्नीचर नहीं था, मगर जो कुछ भी था निहायत सलीके के साथ सजा हुआ था, जिससे कम अज़ कम ये अंदाज़ा ज़रूर होता था कि घर के लोग पढ़े लिखे और सलीकामंद हैं। थोड़ी ही देर बाद वासिफ वापस आ गया। हसन, ऊपर मैंने मेहमान खाना साफ़ करवा दिया है, तुम थोड़ी देर बाद ऊपर चले जाना। अटैच बात है, गौसल वगैरह करके आराम करना, कल फिर तुम्हें हैदराबाद की सैर कराएंगे। फिर दोनों ने इकट्ठे ही चाय पी, काफ़ी देर गपशप लड़ाते रहे। वासिफ उसे उसके कमरे में छोड़कर वापस चला गया। हसन ने कमरे का जायज़ा लिया। एक कोने में डबल बेड था, कुछ कुर्सियाँ, कपड़ों की अलमारी और डबल बेड के साथ ही एक छोटी सी बुक शेल्फ भी थी। हर चीज़ साफ सुथरी करीने से सजी हुई थी। बेड पर लेटते ही उसे नींद ने आ घेरा। शायद थकन का नतीजा था। सुबह बड़ी देर में उसकी आंख खुली। सामने ही वासिफ कुर्सी पर नीम दराज सिगरेट पी रहा था। यार, अजीब बेतुके आदमी हो, उठा दिया होता मुझे, हसन ने अखबार छीनते हुए कहा। मैंने सोचा कि ज़रा नींद पूरी होगी तो खुद ही उठ जाओगे। वैसे भी हमारे यहाँ मेहमानों को झंझोड़ कर खुद से उठाना सख्त बदतमीजी समझी जाती है। वासिफ ने तमहीद बांधी। चलो यूं ही सही। खैर, प्रोग्राम क्या है आज दिन भर का? बस नाश्ते के बाद चलेंगे घूमने फिरने। कई दिन वो दोनों घूमने फिरने में लगे रहे, यहाँ तक कि वो दिन आ पहुंचा जब वासिफ की मेहंदी थी और लड़की वालों को मेहंदी लेकर आना था। खालिस ख़वातीन की तकरीब थी, इसलिए हसन ने बेहतर यही समझा कि अपने कमरे में रहा जाए। वो कई बार सोने की कोशिश कर चुका था, मगर हर बार ढोलक की तेज़ आवाज़, लड़कियों के तेज़ तेज़ कहकहे और शोर बेचैन किए दे रहे थे। वो बाहर बरामदे में निकल आया। एक कोने में जहां खासा अंधेरा था, वो खड़े होकर नीचे झांकने लगा। बला का हंगामा था। लड़कियां, औरतें, बच्चे बुरी तरह से वासिफ को घेरे हुए थे और वो सर झुकाए बड़ी मुसीबत में फंसा नजर आ रहा था। हसन बड़ी दिलचस्पी से नीचे देखने लगा कि अचानक उसकी नज़र सबसे अलग थलग खड़ी एक लड़की पर पड़ी। मगर वो जो किसी शायर ने कहा है ना, फिर नज़र लौट कर नहीं आई, तुझ पे कुर्बान हो गई होगी, कुछ मामला उसके साथ भी इसी तरह का दरपेश था। जाने उस लड़की के चेहरे पर कैसी कशिश थी कि हसन जैसा शख्स जो सिन्फ़े नाजुक से हमेशा दामन बचाए रखता था, आज बच ना सका। उसके चेहरे पर बला की सादगी और भूलपन था। वो तो जाने कब तक टिकटिकी बांधे उसकी जानिब देखता रहता, मगर वो बौखला गया। 2 निगाहें उठीं और सीधी उस पर जा पड़ी। इससे पहले कि हसन खुद पीछे हटता, वो तेजी से अंदर चली गई। हसन अपने कमरे में चला आया। अगर उसने किसी को बता दिया या वासिफ से शिकायत कर डाली तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसने मुझ पर एतमाद किया, अपने घर में रखा, काश वो किसी से कुछ ना कहे। अगर उसने वासिफ से कुछ कहा भी तो मैं उसे बता दूंगा कि ऐसी ही लड़की की मुझे तलाश थी जिसे आज मैंने पा लिया है। वो जाने कब तक सोचों के ताने बाने में उलझा रहा। उसके दिलो दिमाग पर एक ही तस्वीर छा गई थी और जाने रात के कौन से पहर उसकी तस्वीर आंखों में लिए वो नींद की वादियों में खो गया। सुबह जल्द ही उसकी आंख खुल गई। गुस्ल से फारिग होकर वो अभी बैठा ही था कि वासिफ आ गया। कहो यार, कैसी गुजरी? हसन ने शोखी से उसके कांधे पर हाथ मारते हुए ऐसे कहा जैसे उसे कुछ इल्म ही ना हो। मत पूछ यार, तू तो अच्छा ही है, शादी की रस्मों से तौबा ही भरी। उसने कानों को हाथ लगाया। सब्र मेरे भाई, सब्र।
सब्र का फल मीठा होता है। हसन ने मानी खेज अंदाज में उसकी तरफ देखकर कहा तो वासिफ झींप गया। बातों के दौरान कई बार हसन का दिल मचला कि उस लड़की के मुताल्लिक वासिफ से कुछ पूछे, मगर हर बात हिम्मत ने साथ छोड़ दिया। इस तरह न सिर्फ ये कि एतमाद को ठेस पहुंचती, बल्कि वो अपनी निगाहों में आप शर्मिंदा हो जाता। फिर बारात और वलीमे वाले दिन उसकी निगाहें किसी की मुतलाशी रहीं, मगर इतने सख्त पर्दे में लड़की तो क्या, उसका साया तक नजर आना भी मुश्किल था। हसन को बेहद मायूसी हुई। वो वाहिद लड़की थी जिसे पहली बार देखकर हसन का दिल मचल उठा था। उस लड़की से मुताल्लिक नर्मो गुदाज एहसासात ने उसके दिल में जन्म लिया था, मगर वो मिली भी तो किस तरह। महज एक झलक दिखाकर निगाहों से ओझल हो गई। उसका दिल सौ तरह से मचला। कहाँ 2-1 हफ्ता कबल आने पर तैयार न था, और अब शादी के हंगामे सर्द होने पर भी वहां से जाने को दिल नहीं मान रहा था, मगर उसके पास रुकने का अब कोई जवाज ना था। वासिफ की छुट्टियां अभी बाकी थीं, इसलिए वो तन्हा दिलो निगाह में प्यास लिए चला आया। घर आकर भी वो कई दिन बेचैन रहा। वैसे दिल बार बार किसी की याद उसे दिलाता रहा। उसे खुद मालूम न था कि इस दीवानगी को क्या नाम दे। पल भर में किसी ने उसे अपना दीवाना बना डाला था। वासिफ भी 1 माह की छुट्टियां लेकर गया था, मगर अब 2 माह हो गए थे वो वापस नहीं आया था। फिर अचानक एक दिन वो आया तो ये खबर लेकर कि उसके ससुर ने उसे बाहर अपने पास बुलवाने का तमाम इंतजाम कर डाला है। तकरीबन 2-3 दिन वो कराची ठहरा, मगर हर बार हसन की हिम्मत ही ना पड़ी कि वो उसके मुताल्लिक कुछ पूछता। यहाँ तक कि वासिफ कुवैत चला गया। बाद में वो कई बार पछताया, कई बार सोचा कि खत में ही तज़किरा कर दे, मगर हर बार वो लिखकर खत फाड़ डालता था। यहाँ तक कि कई साल बीत गए और अब वासिफ के खत आने भी बंद हो गए थे, मगर हसन के दिल से आज तक वो मासूम चेहरा ना निकला था। पर आज आपा ने सब कुछ उससे छीन लिया था। किसी और को वो भला किस तरह इस दिल में जगह दे सकता था जहां कोई पहले ही से छुपा बैठा हो। अब आपा से वो कहता भी क्या, किस नाम और किस रिश्ते से उसका ताल्लुक बताता, जबकि उसने खुद उसकी एक झलक देखी थी। वो खुद उसके नाम से ना आशना था। अब हो भी क्या सकता था। ये देखो हसन, कैसी है ये? आपा ने एक तस्वीर उसके आगे कर दी। उसने एक सरसरी नजर डाली और तस्वीर उनके हाथ में थमा दी। आपा ने चुपचाप वापस जाने में आफियत समझी। कुछ पता न था कि इनकार ही कर देता। उन्होंने तो इतनी मुश्किलों से उस लड़की को चुना था, और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जिससे बचने के लिए उसकी तमाम तर कोशिशें रायगा चली गई थी। दुल्हन बनी सिमटी सिमटाई, गठड़ी बनी आयशा उसकी मुंतजिर थी, मगर वो खुद कहाँ था। उसका जिस्म, उसका वजूद उस कमरे में मौजूद था, मगर उसका दिल कहीं और था। दुल्हन के करीब जाने का इरादा उसने कई बार मुलतवी किया। काश उसकी जगह आज वो होती तो हालात कितने मुख्तलिफ होते। ठीक है, अगर आपा ने अपनी बात मनवाई है तो मैं भी अपनी जिद पर कायम रहूंगा। मैं आयशा के करीब नहीं जाऊंगा। उसके दिल ने बगावत की, मगर इस तमाम वाक़े में आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है जो इसे इतनी बड़ी सजा दूं? ये तो तमाम बातों से बेखबर सिर्फ मेरी मुंतजिर है, मेरी और मेरी चाहतों की ख्वाहिशमंद है। इसके दिलो दिमाग में गोया जंग सी छिड़ गई और आखिर उसका दिल हार गया, और उसे खुद मालूम ना हो सका कि वो हसीन रात किस तरह अजियत से गुजरी। दिन रफ्ता रफ्ता गुजरते गए। आपा खुश थीं कि उनके भाई का घर बस गया। आयशा हसन के लिए अच्छी बीवी साबित हुई थी। वो हर तरह से उसकी दिलजोई और खिदमत में मसरूफ रहती। हसन को कभी कभी महसूस होता कि वो एक झलक जिसने उसे दीवाना बनाया हुआ था उससे दूर होती जा रही है, और आयशा की मोहब्बतें उस पर हावी होती जा रही हैं, मगर पूरी तरह से वो उसे फिर भी नहीं भुला पाया था। कभी कभी वो बातें करते करते एकदम चुप सा हो जाता था। शुरू में आयशा बहुत घबराई घबराई उससे पूछती, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप डॉक्टर को दिखा दें। आप बोलते बोलते चुप क्यों हो जाते हैं? मेरी बातें कहीं आपको बुरी तो नहीं लग रही ना? मगर वो इन तमाम सवालों के जवाब में सिर्फ ना करता रह जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आयशा भी उसकी आदत को जान गई, और जब भी उस पर खामोशी का दौरा पड़ता वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती, या फिर किसी न किसी काम में अपने आप को उलझाए रखती। वो उन औरतों में से ना थी जो शौहरों की हर बात को हजार हजार जावियों से नापती तोलती हैं।
वो तो बस रंग गई थी अपने मजाजी खुदा के रंग में। जैसा हसन चाहता था वो बिल्कुल उसी तरह से करती थी। हुक्म अदूली तो उसने सीखी ही ना थी। कभी कभी तो हसन खुद भी झुंझला जाता था। दिन, हफ्तों, महीनों, सालों की मुसाफत तय करते गए, यहाँ तक कि वो मूसा और दानिश जैसे खूबसूरत बेटों का बाप बन गया। उसका घर मुकम्मल हो गया था, मगर अभी वो खुद को अधूरा महसूस करता। हर लम्हा, हर साथ उसे किसी कमी का, अधूरेपन का एहसास सताता रहता। जाने कैसी आंच थी जो हरदम उसका वजूद सुलगाए रखती। क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? मगर उसकी मोहब्बत कैसी थी? अधूरी, यकतरफा, बेनाम, लौ देने वाली, अंदर ही अंदर जला डालने वाली, खामोश। उन्हीं दिनों एक नया गम उसका वजूद सुलगाने लगा। माँ के बाद उसका जान निछावर करने वाला बाप भी ये दुनिया छोड़कर चला गया, और इसी कमजोर लम्हे में मजबूत हसन भी अपने ऊपर काबू ना रख सका और फूट फूट कर रो दिया। ऐसे में दो हाथों ने बढ़कर उसके बिखरे वजूद को अपने खूबसूरत बाजुओं में समेट लिया। खूबसूरत उंगलियां उसके बालों में रक्स करने लगीं, और उसी लम्हे हसन को आयशा अजीम तरीन लगी। फिर वक्त कुछ और आगे सरक गया। जिंदगी फिर पुरानी रविश पर लौट आई। हसन की बेएतनाई कभी कभी इतनी बढ़ जाती कि वो आयशा को बुरी तरह झड़क देता। उसके हर काम में उसे नक्स नजर आने लगते। बच्चे भी बिला वजह उसकी जद में आ जाते, और वो मासूम जाने सहम कर माँ की पनाह गाह में आ जाती, और आयशा की आंखों से गिरते आंसू उनके बालों में गुम हो जाते। हसन के चिड़चिड़ेपन की वजह से कई बार हसन की ज्यादतियां इतनी बढ़ जाती कि वो खुद हैरान रह जाता था, और जवाब में वो वफाओं की मूरत सिर्फ खामोश रहती। मगर हसन के कानों ने खुद कई बार रात के अंधेरे में उसकी सिसकियां सुनी थी। उस दिन वो ऑफिस से आया तो ड्राइंग रूम से आने वाली अजनबी आवाज़ों को सुनकर वो अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद आयशा भी वहीं आ गई। हसन, मेरी एक बहुत ही अजीज़ दोस्त फायजा अपने शौहर के साथ आई है, तुमसे मिलना चाह रहे हैं वो लोग, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। जाने किस तरह वो एकदम ही रजामंद हो गया, वरना इससे पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। आयशा दिल ही दिल में हैरान रह गई। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही हसन की नज़र सबसे पहले जिस पर पड़ी तो वो ही सामने थी, जिसकी एक ही झलक ने उसे दीवाना बनाया हुआ था। कई साल गुजर जाने के बावजूद जिसे हासिल ना करने की वजह से वो चिड़चिड़ा बन चुका था, वो हैरान रह गया। अरे आइए ना हसन साहब, आप वहाँ क्यों रुक गए? उसके शौहर ने कहा तो वो हैरान सा उनके पास आ बैठा। आज उससे मुलाकात हुई थी तो इस तरह के वक्त बहुत आगे निकल आया था। आपको तो मालूम ही होगा, आयशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी स्कूल में, हम साथ ही पढ़े थे। फिर आयशा के अब्बू का ट्रांसफ़र हो गया और हम हैदराबाद में ही रह गए। आयशा ने आपसे तो जिक्र किया ही होगा ना? जी हाँ, आकर कहा था, आयशा ने कहा था। वो बौखला गया। अब वो उसे क्या बताता कि उसने अपनी बीवी की कभी बात सुनी ही कब थी। वो लड़की जिसकी एक झलक उसे दीवाना बना चुकी थी आज उसके सामने बैठी थी, मगर वो लड़की उसके जज्बों से, उसके एहसासात से कितनी अनजान थी। आज भी वो इसी तरह से खूबसूरत और हसीन थी, मगर उसकी ना थी। जाने क्यों हसन को उसके शौहर से हसद सा होने लगा, मगर इखलाकन वो उससे बातें करता रहा। अरे ये अदनान और आलिया कहाँ चले गए? वो अपने बच्चों को इधर उधर देखने लगी और फिर वो उनको ढूंढ ढांढ कर ले ही आई। दोनों पानी में भीगे हुए थे, शायद बाथरूम में थे। थोड़ी देर बाद आयशा उनके लिए चाय और दीगर लवाजमात ले आई। फायजा आयशा के साथ खुशगपियों में मशगूल थी, मगर उसके दोनों बच्चे हद दर्जे बदतमीजी कर रहे थे। चाय अपने कपड़ों पर गिराकर वो बुरी तरह बिस्किट ठोंसने में मसरूफ थे। हसन हैरान सा उनकी तरफ देखता रहा। इतने में मूसा और दानिश भी स्कूल से आ गए। आओ बेटा, आपको आपके दोस्तों से मिलवाऊं। आयशा उन्हें अदनान और आलिया के पास ले आई, मगर वो दोनों बच्चे अब सारी प्लेटें साफ करके बिस्किट एक दूसरे से छीनने की कोशिश में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। अम्मी, ये क्यों लड़ रहे हैं? दानिश बोल पड़ा, मगर आयशा से कोई जवाब ना बन पड़ा। वो खामोश रही। अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं। दानिश ने उन दोनों को अलहदा करने की कोशिश की, मगर दो चार उसे भी हाथ पड़ गए। अरे बेटा, लड़ने दो इन्हें, ये इसी तरह लड़ते हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, देखो मैं तुम्हारी मामा की दोस्त हूँ। फायजा की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया।
इतनी तमीज़दार फैशनेबल माँ के इतने बदतमीज़ बच्चे। वो सोचने पर मजबूर हो गया। एक उसके बच्चे थे जिनकी तारीफ हर मिलने जुलने वाला करता था, मगर वो ध्यान ही कब देता था इन बातों पर। मगर आज उसे मालूम हुआ कि आयशा उसके बच्चों के लिए कितनी बेहतर माँ साबित हुई थी और वो खुद कितनी गलती पर था। खामखा एक शराब के पीछे भागता रहा था। अगर उसकी शादी फायजा से हो गई होती तो आज उसे कितनी शर्मिंदगी लोगों के सामने उठानी पड़ती। और जब फायजा चली गई तो ड्राइंग रूम की हालत काबिले दीद थी। हर चीज़ अपने ठिकाने से हटी हुई थी। तमाम रसालों के सफ़ात फटे हुए थे, कैसेट्स नीचे पड़े हुए थे, कालीन पर जगह जगह बिस्किट बिखरे हुए थे। और ये सब हुलिया बिगाड़ने वाले फायजा के बच्चे थे जिसे वो अब तक अपने दिल से निकाल ना पाया था। ओ खुदा, मैं अब तक कितनी नाइंसाफ़ी करता रहा अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ। ये ठीक था कि आयशा शक्ल सूरत में फायजा के मुकाबले की ना थी, मगर सीरत और सलीके में वो इससे बढ़कर थी। उसने बच्चों की जिस तरह तरबियत की थी वो हर लिहाज से इत्मीनान बख्श थी। भला वो औरत घर को कैसे जन्नत बना सकती है जिसे बच्चों को संभालना मुश्किल था। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा था। जिसकी खातिर वो दिन रात दीवाना बना रहा, आज मिली तो किस तरह और किस रूप में, जिसके तसव्वुर से भी उसे झुरझुरी आने लगी थी। हसन ने अपनी खूबसूरत जिंदगी को अपने हाथों से बिगाड़ रखा था। आज वो अपने इस पागलपन पर बहुत पशेमान था। मैं आज ही आयशा से अपने गलत रवैयों की माफ़ी मांग लूँगा। अब मैं उसे वो तमाम सुख दूंगा जिसकी वो हकदार है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया, वरना मैं न जाने कब तक भटकता रहता। हसन, चाय लाऊं आपके लिए? आयशा का वही लहजा था, रंधा हुआ, सहमा सहमा सा। नाराज़ हो मुझसे? हसन के लहजे की नरमी उसके लिए अनजानी थी। नहीं तो? आयशा घबरा गई। यहाँ आओ मेरे करीब, बैठो। हसन का लहजा मोहब्बत में डूबा हुआ था। जी। लम्हा बा लम्हा हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसके कदम जम कर रह गए, मगर दूसरे ही लम्हे वो हसन के करीब थी। हसन ने उसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में लेते हुए कहा, मेरी प्यारी बेगम, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए हसन ने उसकी पेशानी प्यार से चूम ली। खुशी और एहसास तशक्कुर से उसकी आंखों से 2 आंसू निकले और हसन के दिल में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या सबक सीखा ये भी बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।